यूट्यूब चैनल आई लव टॉक्स पर आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है। दोस्तों, मैं डॉक्टर इरशाद खानम आज फिर आपके सामने एक नए विषय के साथ। आज मैं आपको सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत जो आदेश दिए गए हैं, उन आदेशों में से आदेश 1 से लेकर 10 तक समझाने वाली हूँ और थोड़ी सी ट्रिक के माध्यम से समझा रही हूँ। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको आदेश 1 से लेकर 10 तक अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर दें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सिविल प्रक्रिया संहिता का जो ये टॉप सब्जेक्ट है, एलएलबी के स्टूडेंट्स के लिए तो कंपलसरी है ही, पर साथ ही साथ न्यायिक परीक्षाओं के लिए भी ये एक कंपलसरी विषय है। ये थोड़ा सा दूसरे विषयों के मुकाबले में टफ जाता है, क्योंकि इसमें धाराएं होती हैं, आदेश होते हैं और नियम होते हैं। तीनों को इसमें समझना होता है। बाकी की अगर आप विधि की कोई भी पुस्तक पढ़ेंगे, सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो उसमें या तो सेक्शन होंगे या फिर आर्टिकल होंगे। जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो केवल उसमें अनुच्छेद है, आईपीसी पढ़ेंगे या कुछ और पढ़ेंगे तो उसके अंदर धारा है। लेकिन सिविल प्रक्रिया संहिता में, सीपीसी में, धारा, आदेश और नियम, ये तीनों चीज़ें और तीनों का उपयोग भी होता है। तो चलिए हम इसको समझते हैं ट्रिक के माध्यम से। सिविल प्रक्रिया संहिता में 1 से लेकर 51 तक आदेश है। इस ट्रिक के माध्यम से 1 से लेकर 10 तक आदेश को मैं बहुत ही सरल भाषा में समझाने वाली हूँ। आदेशों में न्यायालय की सारी प्रोसेस बताई जाती है। सबसे पहले हम देखते हैं आदेश 1। न्यायालय में जाकर जब कोई व्यक्ति दावा पेश करता है अथवा न्यायालय में जाकर दावा पेश किया जाता है, उसमें सबसे पहले वादी और प्रतिवादी का नाम होता है। न्यायालय में अगर कोई व्यक्ति न्याय प्राप्त करने के लिए जाता है तो वो न्यायालय में एक दावा पेश करेगा और दावे में चूंकि उसको न्याय चाहिए तो वो पहले अपना नाम लिखेगा और अपने बाद जिससे उसको न्याय लेना है उसका नाम लिखेगा, यानी जिसने उसके साथ अपराध कारित किया उसका। तो वादी और प्रतिवादी का नाम आ गया। तो यही हमारा आदेश पहला है, वाद के पक्षकार। पहली प्रोसेस यहीं से न्यायालय की शुरू हुई है। न्यायालय में जब वादी द्वारा कोई वाद या दावा पेश किया जाता है तो सबसे पहले वाद की रचना तैयार करेगा। जो भी वाद लाता है वो वाद की विषय वस्तु के बारे में न्यायालय को अवगत कराता है कि उसके साथ क्या अपराध कारित हुआ है, उसके साथ क्या घटना घटित हुई है और वो न्यायालय में किस वजह से आया है। ठीक है, तो यहाँ हो गया हमारा आदेश 2, वाद की विरचना यानी कि विषय वस्तु। पहले में जब न्यायालय में गया तो सबसे पहले वादी और प्रतिवादी का नाम यानी कि वाद के पक्षकार नाम चले गए, तब वो वाद की विरचना करेगा, विषय वस्तु भी डालेगा कि उसके साथ क्या अपराध कारित हुआ है। तो यहाँ हमारा आदेश 2 हो गया, वाद की विरचना। न्यायालय में जाकर व्यक्ति ने दावा पेश किया। दावा पेश करते समय उसने वादी और प्रतिवादी का नाम लिखा। उसके बाद वाद की रचना भी कर ली यानी कि विषय वस्तु को भी बता दिया। अब विषय वस्तु को बताने के बाद वो क्या करेगा, तो वह वाद की रचना करने के पश्चात किसी अच्छे वकील से जाकर मिलेगा ताकि वकील जो है उसके केस को अच्छे से लड़ सके। वाद के समस्त तथ्य वो किसको बताएगा, वकील को बताएगा। तो यहीं पे हमारा तीसरा आदेश आ गया और वह तीसरा आदेश क्या है हमारा, मान्यता प्राप्त अभिकर्ता अथवा प्लीडर अथवा वकील। वकील से मिलने के पश्चात वकील के साथ जाकर न्यायालय में वाद दाखिल करेगा और उसका वाद किस न्यायालय में, किस न्यायाधीश के वहाँ लगेगा, ये सब उसको बताया जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया हमारा आर्डर 4, वादों का संशोधित किया जाना। यहाँ तक की प्रोसेस हो गई। अब वाद न्यायालय में चला गया। आगे की कार्रवाई के लिए प्रतिवादी को क्या जाएगा, समन जाएगा, क्योंकि प्रतिवादी को तो पता नहीं है कि क्या हो रहा है। तो प्रतिवादी को समन भेजा जाएगा
और समन की तामीली की जाएगी। तो यहीं पर हमारा आता है ऑर्डर 5। आदेश 5 हमारा क्या है? समन का निकाला जाना और समन की तामीली करवाई जाना। अब यहाँ तक की प्रोसेस हो गई कि वादी प्रतिवादी के नाम हो गए, वाद की रचना हो गई, उसके बाद वकील भी नियुक्त हो गया। ठीक है, वकील नियुक्त होने के बाद जो है वाद का लगा भी दिया, दावा किस न्यायालय में लगेगा वो भी कर लिया। न्यायालय में केस चले गया तो फिर सामने वाले प्रतिवादी को समन भी निकल गया, समन की तामीली भी हो गई है। अब समन निकल गया, समन की तामीली भी हो जाएगी, लेकिन जब समन भेजा जाएगा तो समन के साथ दावा यानी अभिवचन, जिसे कि लिखित कथन कहा जाता है, वो भी लगाया जाएगा। तो यह जो अभिवचन है यही हमारा अगला आर्डर हो जाएगा, और अगला आर्डर हमारा क्या हो जाएगा? आदेश 6 अभिवचन। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। न्यायालय में न्यायिक प्रक्रिया का आरंभ वाद दायर करने के बाद होता है। इस में वादी तथ्यों का अभिकथन कर अनुतोष की मांग करता है। तो अगला ऑर्डर हमारा क्या हो गया? वाद पत्र। तो हमारा 7 ऑर्डर तक आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम देखते हैं 8वां। अब समन भेज दिया। जब समन भेज दिया तब दिया गया समन जो है वो समय पर प्रतिवादी को मिल गया, तो अब प्रतिवादी क्या करेगा? मतलब समन भेजा हमने, समन उसको मिल भी गया। अब मिलने के बाद प्रतिवादी क्या करेगा? वो न्यायालय में उपस्थित होगा और न्यायालय में उपस्थित होकर अपना लिखित कथन जो है वो न्यायालय में दाखिल करेगा। तो हमारा अगला ऑर्डर 8 क्या हो गया? लिखित कथन। आदेश 8 लिखित कथन, प्रतिदावा अथवा मुजरा। अब दावा हो गया, प्रतिदावा हो गया, न्यायालय में पेश कर दिया। पेश करने के पश्चात अब बारी किस बात की आती है? वादी और प्रतिवादी के न्यायालय में उपस्थित होने की। यानी वादी ने केस लगा दिया, प्रतिवादी ने उसका जवाब भी दे दिया। अब क्या होना है? कोर्ट में तारीख लगनी है और हर तारीख पर प्रतिवादी और वादी को उपस्थित होना है। वादी और प्रतिवादी जब न्यायालय में आमने सामने होते हैं तो उनमें कुछ गर्मा गर्मी भी होती है, एक दूसरे को कुछ अपशब्द भी कहते हैं, सब चीज़ें होती हैं, लेकिन तब भी दोनों को क्या है? न्यायालय में उपस्थित होना ही है। दोनों में से कभी कोई न्यायालय में उपस्थित हो जाता है, कभी कोई अनुपस्थित हो जाता है। भी अधिकतर तो न्यायालय में जब जाते हैं तो हम यही देखते हैं कि जो केस लगाता है वो तो आ जाता है, लेकिन जिसके खिलाफ केस लगा यानी कि प्रतिवादी, वो कई बार उपस्थित नहीं होता है, जिसकी वजह से न्याय प्राप्त करने में देरी होती है। तो न्यायालय में कभी वो उपस्थित होते हैं, कभी अनुपस्थित होते हैं। तो उनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति से संबंध में ही हमारा अगला ऑर्डर है, और ऑर्डर हमारा 9 है, पक्षकारों की उपस्थिति और उनकी अनुपस्थिति। अब यहाँ तक हो गया। अब लास्ट 10वां ऑर्डर हम देखते हैं। न्यायालय में वादी और प्रतिवादी जब दोनों की उपस्थिति हो जाती है तो उसके पश्चात न्यायालय जो है वो पक्षकारों की परीक्षा करेगा। वही परीक्षा दी है ऑर्डर 10 में, पक्षकारों की परीक्षा। तो ये जो ऑर्डर हैं 1 से लेके 10 तक, मैंने कोशिश की है कि मैं इसको बहुत ही सरल भाषा में आपको समझा सकूं, और मुझे ये उम्मीद है कि आपको ये समझ में आए भी होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं या आपको टॉपिक पसंद आया, समझ में आया, तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आप लाइक करिए और अधिक से अधिक इसको शेयर करिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।